Hello, assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Okay, so tomorrow will be a paper, and I'm posting a video right now. There is a reason behind posting this video so late, because I don't want you all to be dependent upon my video only. I want you all to practice for yourself, by yourself, okay? Because it's the final term, okay? I just wanted the purpose of posting this video is just to clear your concepts at the end, okay? When you are done with your practice, when you are done with everything, okay, and then you will watch this video that will help you to clear your concepts, that either this has been done for my syllabus, either this has been done for my syllabus. You have a recheck on your स्टडीज़ के आपने कितना काम करा है, कितना नहीं करा है, कितना आपका रहता है, कितना बाकी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से ये बेनिफिट मिलेगा. मेरा काम ये नहीं है कि आपको मैं वीडियो भेज दूँ, आप सिर्फ वो वीडियो से पढ़ के आ जाए, ठीक है? वेन एवर यू स्टडी बाय योर सेल्फ फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक यू विल स्टडी मोर हार्डर, ठीक है? लेकिन अगर मैं वीडियो भेज दूँगा तो सिर्फ आप वीडियो से पढ़ेंगे, एंड मे बी there is something that I might not be able to cover in this video and that I have covered in the classes, and that comes in the paper. So you all will face difficulty in that question ना, कि सर ने ये तो वीडियो में कराया नहीं था और ये आ गया. तो I don't want this thing. I want you all to appear for the best in your mathematics exam, ठीक है? अच्छा, first of all, best of luck. Whenever you are doing paper, you will need to be concentrated. Okay, and there are two papers in mathematics. One is paper 1 and the other one is paper 2. In paper 1 calculator is not allowed, okay, so you are not allowed to use the calculator, but in paper 2 you are allowed to use the calculator, okay? When you are allowed to use the calculator, this means you need to use the calculator, okay? This means for each and every calculation you are allowed to use the calculator. So if there is any calculation, do not be over smart, do not be more smarter than the examiner. Use your calculator for every calculation, okay? But in paper 1, if there is no calculator allowed, so you need to be more smarter than the examiner. You need to think like a beginner, ठीक है? तो आपको ऐसे करना है क्वेश्चंस को जैसे आपने बहुत ही बेसिक लेवल से आप चले, ठीक है? पेपर 1 में तो आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी. ये आपका पूरा एक सिलेबस है, ठीक है? इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतनी सारी चीज़ें नहीं है. फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेजेस, ठीक है? सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया वॉल्यूम, सेट्स थ्योरी एंड द प्रोबेबिलिटी. दिस इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक इन द होल सिलेबस, ठीक है? सो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. फिर जो क्वेश्चंस है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगेगा रीइंफोर्समेंट वर्कशीट में डिस्कस करने जैसी है, उसको भी डिस्कस करेंगे. फ्रैक्शन, डेसिमल, अच्छा बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो मैं इस वीडियो में रिकॉल ना करा पाऊँ, बट आपने रिकॉल कर ली हो तो दैट इज़ गुड इनफ, ठीक है? क्योंकि अब मुझे पता है कि कोई भी आज कोई भी पढ़ नहीं रहा होगा, ठीक है? सबने फ्राइडे एंड सैटरडे मिला के अपनी टोटल तैयारी मुकम्मल करनी होगी. तो आज सिर्फ एक रिविजन का टाइम है, तो ये वीडियो भी एक रिविजन, सही है? तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेजेस की बात करते हैं. तो फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेजेस पे आते हैं हम. तो ये हमारे पास नंबर्स का टॉपिक, मतलब नंबर्स नहीं, हम कहेंगे कि हमारे पास डेसिमल्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स के डेसिमल्स होते हैं. एक होता है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स और एक होता है हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल. एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल नो अबाउट द डेसिमल्स, कि नॉन रिकरिंग क्या होता है और रिकरिंग क्या होता है, ठीक है? रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. अब ये रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि सर कोई ऐसा डेसिमल जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है, जिसका पैटर्न हो, ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता रहे, ठीक है? और अच्छा, अगर नॉन रिकरिंग डेसिमल्स की बात करें तो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स का मतलब ये है कि जो ना रिपीट होता हो, ठीक है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो. देखो, एक डेसिमल की अगर हम बात करें ना, तो डेसिमल की 4 तरीके से टाइप्स बनती है. यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है? अगर हम डेसिमल की बात करें ना, तो एक होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग और एक होता है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग. सही है? अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग में हमारे पास एक ऐसा डेसिमल आता है जो एंड हो जाता है, लाइक 0.36, लाइक 3.56, ठीक है? तो ये एंडिंग डेसिमल्स है. इसमें ना आप पैटर्न का पता लगा सकते हो, ना आप किसी चीज़ का पता लगा सकते हो. दिस इज़ कॉल्ड व्हाट
दिस इज़ कॉल्ड योर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. बट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में दो तरीके की टाइप्स आती है. एक रिकरिंग आती है जो कि किसी पैटर्न से चल रही होती है, और एक आती है नॉन रिकरिंग आती है. अगर रिकरिंग की बात करें तो रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग विद अ पैटर्न. पैटर्न का मतलब क्या है कि अगर लिखा हुआ है 0.33333333, तो दिस इज़ कॉल्ड योर रिकरिंग डेसिमल. अगर लिखा हुआ है 3.56565656 एंड सो ऑन, तो ये भी आपका रिकरिंग है. और नॉन रिकरिंग की बात करें तो हमारे पास नॉन रिकरिंग क्या कहलाता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ रिटन लाइक 3.8296, ठीक है, एंड देन सो ऑन. So this is called what? Your non-recurring decimal. If it is written 5.56783 and then so on, so this is also called your non-recurring decimal. तो आपके पास रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स में ये फ्रैक्शंस होता है, ये फ़र्क होता है. सॉरी. अच्छा, अब फ्रैक्शंस की बात करें तो फ्रैक्शंस भी दो टाइप के होते हैं. कि इम्प्रॉपर होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं. इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि आपके पास डिनोमिनेटर इज़ लेसर देन योर न्यूमिनेटर. इम्प्रॉपर का मतलब ये होता है कि न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर देन योर डिनोमिनेटर. दिस इज़ योर न्यूमिनेटर, दिस इज़ योर डिनोमिनेटर, ठीक है. एंड इट इज़ रिटन लाइक डिनोमिनेटर इज़ लेसर देन योर न्यूमिनेटर. मतलब डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमिनेटर से हमेशा, इन व्हाट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से. लाइक 9 इज़ ग्रेटर देन 8, ठीक है. तो यहाँ पर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कहानी ये चल रही होती है. फिर हमारे पास आती है एक मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन को हमें क्या करना होता है? चेंज हो जाना होता है. फॉर एग्जांपल, इफ इट इज़ रिटन 2 होल 2 अपॉन 3, तो 3 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई. और ये तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा? ऐड. तो 3 2 6, 6 + 2 8 आ गया हमारे पास, ठीक है. और ये डिनोमिनेटर हमारे पास सेम रहता है. तो दिस विल बी योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आपने मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, सो दैट यू विल गेट टू नो अबाउट योर आंसर. हाँ, ये चीज़ क्लियर है सर. इसके बाद हमारे पास आता है इस टॉपिक में कि हमने ना, हमारे पास डेसिमल दिया हुआ होगा. फॉर एग्जांपल, हाँ, अब अगर हम बात करें फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेजेस की ना, तो हमारे पास इसमें ये चीज़ आती है कि फ्रैक्शंस है आपके पास, और फ्रैक्शंस में आपके पास 4 चीज़ें आ रही होती है. तो आप एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन. तो चारों चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि अगर आप एडिशन कर रहे हो तो एडिशन करते वक्त रूल क्या होता है? टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 3 हियर. 5 and 3 आर द डिनोमिनेटर्स हियर. तो आप 5 और 3 का एलसीएम लोगे. इफ़ द एलसीएम इज़ कमिंग 15 लाइक, ठीक है, तो 15 को एक सिंगल फ्रैक्शन में लिखोगे. एंड फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम एज 15, यू नीड टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स विद सम अदर नंबर. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है. सो द थिंग दैट यू विल डू विद द डिनोमिनेटर इज एग्जैक्टली द थिंग दैट यू विल हैव टू डू विद द न्यूमिनेटर, ठीक है. तो न्यूमिनेटर के साथ भी आपने वही चीज़ करनी है. तो 4 मल्टीप्लाई बाय, तो नीचे 5 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर भी 4 3 से ही मल्टीप्लाई होगा. तो 4 3 से 12 आ जाएगा. एंड 3 नीचे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर भी 5 से 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 8 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा. 8 5 40 हो जाएगा. एंड यू विल ऐड दीज 2 नंबर्स, यू विल गेट 52, एंड 52 अपॉन 15 विल बी द आंसर. इफ़ यू वांटेड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है. एंड इफ नॉट, सो लीव इट. अगर ये हो सकता है तो करेंगे सिंप्लीफाई, नहीं होगा तो लीव इट. सब्ट्रैक्शन गोज़ विद द सेम रूल. सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ होगी. आप जब भी देखेंगे दो फ्रैक्शंस के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है, क्या आ रहा है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन. तो आपने कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है? आपने कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है? आपने एलसीएम अप्रोच यूज़ करनी है. बट बी केयरफुल. बहुत सी टाइम फ्रैक्शन के बीच में इक्वल्स टू का साइन आता है और बच्चे क्या करते हैं? उसमें एलसीएम लेके काम खराब कर देते हैं. उस चीज़ को भी अभी हम डिस्कस करेंगे. बेटा ये चीज़ थोड़ा सा है ना, आपने देखना होता है. whenever you are taking LCM, there must be a sign of addition and subtraction in between the fractions, ठीक है. और दूसरी बात ये कि आप सिर्फ फ्रैक्शंस यहाँ पे नहीं पढ़ोगे, आप फ्रैक्शंस कहाँ पे भी पढ़ोगे? आप फ्रैक्शन अलजेब्रा में भी पढ़ोगे अभी. तो अलजेब्रा में भी सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है. एंड देन वी विल गोइंग ऑन टूवर्ड्स डिवीजन. डिवीजन का मतलब क्या है कि फ्रैक्शंस की डिवीजन किस तरीके से होती है सर? फ्रैक्शंस की डिवीजन इस तरीके से होती है कि आप फ्रैक्शंस की डिवीजन का साइन बदल देते हो. फ्रैक्शन की डिवीजन का क्या बदल देते हो? साइन. उसको मल्टीप्लाई में बना के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. सही है. फिर अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में वही चीज़ होती है कि आपने क्या करना होता है? आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है. जितना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं उतना करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर और ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 8 1 8, 8 2 16 आ गया. एंड 2 को मैंने 90 से सॉल्व करा तो 45 आ गया. फिर आपके पास 90 से सिम्प्लीफाई करा तो आपके पास 45 आ गया. और 45 ये 22 को कहाँ से सॉल्व कर लिया? एक मिनट. हाँ, 22 एज इट इज़ रहेगा. एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मैं इस गड़बड़ को ठीक करता हूँ. इफ़ इट इज़ रिटन लाइक 8/16 मल्टीप्लाई बाय 90/22.
सही है। तो 8 वन ज़ा 8, ओ सॉरी, यहाँ पर 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 2 वन ज़ा 2, 245। ये आपके पास क्या आएगा 45/22। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, ये मैंने शायद कैंसिल कर दिया किसी तरीके से, तो देयर इज़ नो कैंसिलेशन इन बिटवीन दीज थिंग्स। सही है, तो ये आपके पास एट दी आंसर वही सही आ रहा है, आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, बट थोड़ा सा कैंसिलेशन में प्रॉब्लम थी, वो मैंने ठीक कर दी। सही, तो इट कैन बी डिफरेंट बट द आंसर विल कम सेम। ठीक है, डिफरेंट अप्रोचेस होती है, डिफरेंट अप्रोचेस से आंसर सेम आता है। बेड मास की बात करें तो बेड मास क्या है सर? बेड मास एक रूल होता है दैट सेज ब्रैकेट इंडाइसिस पावर्स को कहते हैं डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है ना मैंने बेड मास, इसी ऑर्डर में आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर इंडाइसिस होगी तो इंडाइसिस को सॉल्व करेंगे, मतलब पावर्स लगी हुई होगी, स्क्वायर क्यूब जो भी लगा हुआ होगा उससे सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, दैन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन एट द लास्ट। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक प्रॉपर प्रोसीजर है फॉर डूइंग योर बेड मास क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा इसमें बेड मास क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये एक आपके सामने है, और इसको देख लो गौर से, तो ये आपको समझ भी आ जाएगा कैसे हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स बने हुए, देखो 1 2 3 ब्रैकेट्स बने हुए, तो ब्रैकेट्स को पहले अलग अलग सिंप्लीफाई करता हूँ। सही, अब पावर्स को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ये स्क्वायर का मतलब क्या है कि 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और 7 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो ये आपका एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बाहर आ गया आपके ब्रैकेट से। ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 1, और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा आपके पास 8, तो ये भी 1/8 आ गया। फिर अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर ऐड हो रहा है, लेकिन है तो ये ब्रैकेट, तो पहले सॉल्व तो होगा, तो ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आप लेंगे एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 होगा एंड 1 और 2 ज़ा 2 होगा। फिर ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि नीचे यहाँ पर 4 ही है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 + 1 3/4 आ जाएगा। ये अब आपके पास आ गया। अब बताओ क्या पहले होगा ये तीनों में से? सर पहले डिवीजन होगी, डिवीजन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में बनाएंगे, 4/3 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा और 16/49 आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन है, आप क्या सर पहले ये कर लूँ या पहले ये कर लूँ? जो करना है आप कर सकते हो, दोनों मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको या तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, फिर सॉल्व कर लो, या फिर आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। तो मैंने क्या करा, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 कर दिया, 2 3 से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 1/6 हो गया। ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम ऐसे भी कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन अस, हम किस तरीके से करना। तो ये आपके पास 16/49 मल्टीप्लाई बाय 1/6 आ गया, 2 3 ज़ा 6 होता है। ठीक है, 2 8 ज़ा 16 होता है, क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है? नो, तो 8 वन ज़ा 8 आ जाएगा और 49 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास क्या आ जाएगा 147। तो 8/147 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो वी कैन यू डू इट बाय कीपिंग ऑल द 3 टर्म्स in the multiplication, and you can do by making a pair in the multiplication. ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई गेस बेड मास के क्वेश्चन की सारी प्रॉब्लम्स निकल गई होगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैंने इंडाइसिस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कवर कर दी। हाँ, इंडाइसिस से रिलेटेड एक चीज़ है कि व्हेन यू आर इन द ब्रैकेट, व्हेन यू आर गिवन द पावर ऑफ -2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस मीन्स दिस -2 विल बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो योर आंसर विल कम ऑलवेज इन द पॉजिटिव। ठीक है, तो +4 विल बी द आंसर, आइदर इट इज़ -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, द आंसर विल ऑलवेज कम इनटू द +4। ठीक है, बट हाँ क्यूब में ऐसा होता है कि अगर आपके पास -2 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास +4 आएगा, लेकिन आप -2 का क्यूब लोगे ना तो आपके पास क्या आएगा 8 आएगा। क्यों -8 आएगा? क्यों? क्योंकि आप -2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे होते। ठीक है, तो -2 -2 -2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -8 आंसर आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, चाहे फ्रैक्शन हो चाहे सिंपल एक लिखा हुआ हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडाइसिस में इस तरीके से आपके पावर इसका साइन जो साइन लगे हुए होते हैं उस साइन को डील करते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेजेस। अच्छा, एक और सवाल आता है आपके पास, क्या एक और सवाल ये आता है कि आपके पास जो है वो फॉर एग्जांपल एक डेसिमल दिया हुआ होगा, ठीक है, आपको फ्रैक्शन दिया हुआ होगा और आपने क्या करना होगा और आपको परसेंटेज में चेंज कराना होगा। ये 3 चीज़ें होंगी आपके सामने। ठीक है, अगर हमें डेसिमल दिया हुआ है 0.36, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते, 36/100 लिख के, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ है तो नीचे 2 ज़ीरोज़, पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है तो हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगे। आप 36/100 ऐसे सॉल्व सिंपल नहीं छोड़ सकते, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8
होता है 36, 16 और 250 सा। तो ये आपके पास 18/50, फिर आप 2 9 सा और 25, ठीक है। तो 9/25 विल बी योर सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन फॉर दिस 0.36, ठीक है। अब अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कैसे चेंज होगा सर? 0.36 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास क्या बन जाएगा? 36% बन जाएगा। तो 36% विल बी योर आंसर, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज का एक रूल होता है, व्हेन यू आर गिवन विद द क्वांटिटी एंड यू नीड टू चेंज इट इनटू द परसेंटेज, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. When you are given with the percentage and you need to change it to a quantity, you will need to divide it by 100. क्या कह रहे हैं सर? थोड़ा सा राइटिंग में दिखा दें तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। परसेंटेज का ये होता है कि व्हेन यू हैव टू चेंज एनी क्वांटिटी इनटू परसेंटेज, यू मल्टीप्लाई इट बाय 100. रूल नंबर 2 क्या कहता है? व्हेन यू हैव टू चेंज एनी परसेंटेज इनटू क्वांटिटी, यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 100, ठीक है। तो ये आपके पास क्वांटिटी है और ये देखो, अगर आपको लिखा हुआ आता है चेंज दिस इनटू क्वांटिटी, 30% ऑफ 70 का मतलब क्या है कि आपने परसेंटेज से क्वांटिटी में जाना है। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70, दैट इज़ द टोटल। तो आपके पास 21 आ जाएगा आंसर। आपको कह रहे हैं चेंज दिस इन द परसेंटेज, 36 आउट ऑफ 50, तो आपके पास टोटल है 36 और 50 है टोटल, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से करोगे। आपके पास क्या आ जाएगा? 72%, ठीक है। ये वही बात है, चेंजिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल इनटू परसेंटेज। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आती है आपके पास डेसिमल, परसेंटेज और फ्रैक्शंस में। दैट विल नॉट टेक मोर देन टाइम, आई गेस। हाँ, हम क्या डिस्कस कर सकते? हाँ, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस वाला सवाल आता है। देखो यार, एक बात समझ लो, मार्क प्राइस किसे कहते हैं? मार्क प्राइस कहते हैं सेलिंग प्राइस को, ठीक है। मार्क प्राइस कैसे कहते हैं? सेलिंग प्राइस को कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कैसे कहते हैं? कॉस्ट प्राइस को ही कहते हैं, मतलब आपने जिस कॉस्ट प्राइस में चीज़ को परचेज़ करा है, मतलब जिस कॉस्ट में आपने चीज़ को परचेज़ करा है, तो कॉस्ट प्राइस ही कहा जाता है, ठीक है। और कोई इसका दूसरा नाम नहीं होता। मार्क प्राइस का सेलिंग प्राइस नाम होता है दूसरा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ होती है डिस्काउंट, ठीक है। और अब देखो, एक रेशो मेथड मैंने आपको इस टॉपिक में बताया था, ठीक है। एक रेशो मेथड का मतलब क्या होता था कि अगर आपके पास क्या गिवन है? कॉस्ट प्राइस गिवन है लाइक 95, ठीक है। और आपके पास कॉस्ट, और आपको बताया है कि मैंने उस कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कितना कमाया, उस कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाया 10%। अब मुझे आपने बताना है सेलिंग प्राइस। तो आप क्या कर सकते हो? एक तरीका ये है कि आपने 95 का 10% निकालना है, ठीक है। और 10% निकालने के बाद, मतलब 95 का 10% का मतलब ये है 95 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करोगे। और अब आप क्या करोगे? 0 से 0 कैंसिल। आपने चेक करा 9.5 आ रहा है, आपने 95 में 9.5 ऐड करा, तो आपको पता चल गया कि आपने चीज़ को सेल कितने का करा है, कितने का सेल करा है। 95 और 9.5 आप अगर ऐड कर लो तो 104.5 का आपने कितने चीज़ को सेल करा। तो ये तो हो गया आपके पास सिंपल सवाल, जब आपको प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन हो और आपने निकालना। अब अगर इसी तरीके से आपको उसने लॉस बताया होता कि 95 का 10% लॉस हुआ है, ठीक है, और अब आपने निकालना है, तो आप वही 95 का 10% पहले निकालोगे जिस तरीके से आपने पहले निकाला। अब ये 9.5 आया, अब लॉस हुआ है ना, तो कॉस्ट में से लॉस हुआ तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 95 में से क्या माइनस करेंगे? 9.5 माइनस करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा सर 84.5 आ जाएगा, 85.5। सही। तो ये आपके पास होती है, क्या चीज़ होती है? ये चीज़ कहलाती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की साथ आपने जो है वो कैलकुलेशन करना। अच्छा, इसी तरीके से अगर डिस्काउंट गिवन हो सर, फॉर एग्जांपल आपको बता दिया सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज़ और उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 5% का, तो आप क्या करोगे? 100 का 5% निकालोगे, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा 5 आ रहा है, तो आप 100 में से क्या कर देंगे? माइनस कर दोगे 5, तो आपको पता चल जाएगा 95 के साथ 95 की चीज़ सेल हो रही है आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि ये क्या थी? 100 रुपीज़ बिफोर डिस्काउंट थी, ठीक है, BD बिफोर डिस्काउंट, और ये क्या है आपके पास? 95 आफ्टर डिस्काउंट। तो ये चीज़ होती है आपके पास सेलिंग प्राइस और रेशो, वो मतलब आप जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के साथ खेल रहे हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक चीज़ होती है। इसके अलावा आई गेस मैंने एक चीज़ आपको क्लास में कराई थी कि इफ़ यू आर गिवन विद सम परसेंटेजेस, लाइक आपको उसने, हाँ, कह सकते हो
कि आपको उससे सेलिंग प्राइस नहीं बताई, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस नहीं बताई तो रेशो मेथड, ओरिजिनल प्राइस नहीं बताई। ओरिजिनल प्राइस का मतलब ये है कॉस्ट प्राइस नहीं बताई उसको, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस नहीं बताई आपको। जब भी ओरिजिनल प्राइस की बात होती है ना, तब क्या यूज़ होता है, तब यूज़ होता है रेशो मेथड, ठीक है। लाइक आपको उस टाइम कहा है कि भाई हमारे पास जो है वो कॉस्ट है, कॉस्ट है 200, ठीक है। और हमारा जो ओरिजिनल प्राइस होती है वो कितनी है, वो है 80%। 80% का मतलब क्या है कि आपने 20% का डिस्काउंट दिया है, तो उसके बाद आपके 20% का डिस्काउंट दिया है आपने, तो आपके पास क्या आएगी, ओरिजिनल प्राइस आएगी। फॉर एग्जांपल ये कॉस्ट वाली बात नहीं करते, हम सेलिंग प्राइस वाली बात करते हैं कि हमारे पास जो है ना सेलिंग प्राइस, हमारी जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो नहीं हमें पता। हमने चीज़ को सेल करा है 200 रुपीज़ का, और हमने डिस्काउंट कितना दिया है, सेल करा है, मतलब सेल करा है आफ्टर डिस्काउंट। ये बोल रहे ये क्या कह रहा है, आफ्टर डिस्काउंट। सेल करने का मतलब ये है कि आपने आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट कितने का दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया। तो आप ये बताएं कि आपकी चीज़ ओरिजिनली कितने की होगी जो आपने 20% का डिस्काउंट देके 200 का सेल करा। तो हमें क्या ओरिजिनल प्राइस पता है सर, इसमें लगता है रेशो मेथड। रेशो मेथड क्या कहता है, रेशो मेथड कहता है कि आप दो चीज़ों का रेशो बना लो, कॉस्ट मतलब आप प्राइस और परसेंटेज का रेशो बना लो, ठीक है। पहले आप देखो कि आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी है, आपने कितने का बेचा है टीवी, 200 रुपये का। और अगर मैं बात करूं डिस्काउंट के बाद, तो डिस्काउंट के बाद कितने का होगा, अगर हम दूसरी ये चीज़ क्या है, ये आपने सेलिंग प्राइस है, ये आपने इतने का बेचा है। अगर आप इसकी ओरिजिनल प्राइस पता करें तो ओरिजिनल प्राइस क्या है सर, मुझे नहीं पता, तो एक्स लिख सकता हूँ। अच्छा, जब भी ओरिजिनल प्राइस की बात हो तो हमेशा अज्यूम करो कि ओरिजिनल प्राइस विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द परसेंटेज ऑफ 100, ठीक है। अगर ओरिजिनल प्राइस की परसेंटेज 100 है, अगर ओरिजिनल प्राइस की परसेंटेज 100 है, उस पर 20% डिस्काउंट दिया है, तो फिर आपके पास सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या होगी। डिस्काउंट देते हैं तो क्या परसेंटेज कम होती है या बढ़ती है, कम होती है सर, क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है। तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज क्या हो जाएगी, 80, तो हम लिखेंगे 80%। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 200 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और 80 को मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे। 80 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, तो यहाँ पर आके 200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2000 और 80 0, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 2 4 ज़ा 8, और ये आ जाएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2, और ये 1000 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 500 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 5, तो ये 250 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गए, आपके पास ओरिजिनल प्राइस आ गई, दैट इज़ 250। तो आपके पास ओरिजिनल प्राइस 250 होगी, आपने इस पर 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब कितने का, 50 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो आपने कितने का बेचा उसे, आपने उसे बेचा 200 रुपीज़ का। गॉट इट। तो ये होती है हमारे पास एक पूरी चेन, और इस चेन को करने के लिए आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है ये आपके पास होता है पूरा प्रोसीजर, ठीक है। अशज, मैं तुम्हारी बात को और तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रहा हूँ, ठीक है, कि तुम्हें वीडियो थोड़ा जल्दी चाहिए, बट मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वीडियो में अगर तुम देख रहोगे तो तुम्हें बता दिया कि वीडियो क्यों इतना डिले हुई है, सही है। तो डोंट वरी। तो ये आपके पास पूरा फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेजेस का टॉपिक खत्म हुआ। अच्छा, इसमें ना आपके पास एक और चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है कि फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेजेस जब आप कर रहे होते हो तो आता है ज़कात एंड अशर, ठीक है। अच्छा, अब बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, अभी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। ज़कात होती है 2.5% पे, साहिब निसाब वाली कहानी छोड़ दो, वो नहीं आएगी, ठीक है। अशर होती है आपके पास किस पे, 5% पे या फिर 10% पे, ठीक है। तो 5% किस पे होती है, नेचुरल पे नहीं होती, 5% होती है आर्टिफिशियल पे, और नेचुरल पे क्या होती है, नेचुरल पे होती है 10%। अशर इज़ अ टैक्स, हाँ टैक्स लगता है, नेचुरल बेसिस पे कितना लगता है, 10% लगता है, ठीक है। अगर वो कह रहा है, और ज़कात कितने पे लगती है, ज़कात हमेशा किस पे लगती है, 2.5 पे लगती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ज़कात की, तो ज़कात में फॉर एग्जांपल हमारे पास ज़कात किस पे लगती है, ज़कात प्राइसेस पे लगती है, या आपने ईयरली सेविंग्स जो करी होती है उस पर लगती है आपकी ज़कात। तो दो तरीके के सवाल आते हैं, एक में आपसे कोई ईयरली सेविंग्स गिविंग होगी, फॉर एग्जांपल आपको बता दिया कि आपने एक साल में कितने सेव करे, 1 लाख रुपये, या 10 lakhs की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 lakhs आपने सेव करे,
उस पर आपने 2.5% लगाना है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और डिवाइड बाय 100। 2.5%, तो परसेंट का मतलब क्या है कि आपको वो डिवाइड बाय 100 करना लाजमी है। बहुत से बच्चे इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं सर ये तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो बेटा कैसे आएगा आंसर जब आप गलत तरीके से कर रहे हो, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 10,000 और 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 25 100 आ जाएगा, 2500 आएगा, ठीक है। 3 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, 25 और 3 ज़ीरोज़, 25,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास होता है ज़कात कैलकुलेट करने का तरीका। अच्छा, एक सवाल ऐसा भी आता है जिसमें आपको ज़कात का अमाउंट दिया होगा। फॉर एग्जांपल आपसे उससे कहा होगा 50,000 ज़कात पे करते हो आप, ज़कात कितनी पे करते हो, 50,000। आप मुझे ये बताओ कि आपकी ईयरली सेविंग कितनी होगी। तो इस पर आप रिवर्स कर दोगे, क्या करोगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 2.5, इसके वे रिवर्स। तो अब आपको जाना ही रिवर्स है, ईयरली सेविंग्स पे जाना है, तो आप फॉर्मूले को भी रिवर्स कर दोगे तो आप ईयरली सेविंग्स पे पहुँच जाओ। इसको सॉल्व करोगे आप कैलकुलेटर से, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों टाइप्स के सवाल आते हैं। फिर उशर में बात करें तो उशर में या तो आप आर्टिफिशियल वो क्रॉप यील्ड की वैल्यू दे देगा। क्रॉप यील्ड की वैल्यू का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल 50,000 का हमने क्रॉप एक्सट्रैक्ट करे तो उस पर आप निकाल लो 5%। तो 5% का मतलब क्या है कि आप मल्टीप्लाई बाय 5, आपने आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से करा है तो आप मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 करोगे। और अगर आपने नेचुरल रिसोर्सेज से करा है तो 50,000 को आप मल्टीप्लाई बाय 10, 5,000 को मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है। अगर इसमें आपको उसने उशर की वैल्यू बता दी है कि आपने इतना टैक्स पे करा है, 10,000 टैक्स पे करा है नेचुरल रिसोर्सेज पे, तो आप 10,000 का क्या निकालोगे, क्रॉप वैल्यू निकालोगे। तो क्रॉप वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और डिवाइड बाय 10, ये इसका रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अगर नेचुरल होती, अगर आर्टिफिशियल होती तो 10,000 का मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 5। कब करते हैं, जब उशर से आप कहाँ जा रहे होते हो, आप उशर से क्रॉप यील्ड पे जा रहे होते हो तो रिवर्स प्रोसेस होता है, और क्रॉप यील्ड से उशर पे जा रहे होते हो तो क्या होता है, फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है आपके पास उशर और कॉस्ट में। इसी तरीके से आपका ये पहला टॉपिक ख़त्म हुआ, पहले टॉपिक का रिवीजन भी ख़त्म हुआ, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकेंड टॉपिक आता है, दैट इज़ व्हाट इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंसेस एंड पैटर्न्स। तो सीक्वेंस एंड पैटर्न्स की बात करें तो सीक्वेंस एंड पैटर्न्स में कुछ भी नहीं है। सीक्वेंस एंड पैटर्न्स में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज़ द फार्मूला, द होल सोल फार्मूला। एक सीक्वेंस का सवाल कराऊंगा, सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, 3, 6, 9, ठीक है, और 12। लेकिन मैं ये वाली सीक्वेंस नहीं कराऊंगा, मैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस कराऊंगा तो थोड़ी चीज़ें और क्लियर हो। फॉर एग्जांपल -5 नहीं 15, ठीक है, 11, ठीक है, देन 11 - 7, ठीक है, एंड देन सो ऑन। तो वो ये कह रहा है, आपने पहले तो इसका ऐसे सवाल आता है और सबसे पहले वो कहता है फाइंड दी नेक्स्ट टू टर्म्स। तो नेक्स्ट टू टर्म्स में आप क्या देखोगे, रूल -4 का चल रहा है। अगर -4 का रूल चल रहा है तो 7 - 4 क्या हो जाएगा, 3, और 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1। तो 3 और -1 विल बी द नेक्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। दूसरे पार्ट में पूछता है फाइंड दी nth टर्म फार्मूला। ये nth टर्म फार्मूले का मतलब क्या है, nth टर्म फार्मूले का मतलब है कि आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, Tn = a + n - 1 × d, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ कैसे होता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है, डी का मतलब कांस्टेंट डिफरेंस होता है। कांस्टेंट डिफरेंस क्या है, -4 है यहाँ पर, ठीक है। ए क्या है आपके पास, 15 है, तो ए की जगह आप रखोगे 15 + n - 1 × -4। अब इस -4 को आपने इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये -4 n से मल्टीप्लाई होगा तो -4n हो जाएगा, ठीक है। फिर ये -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 15 एज इट इज़ रहेगा। ये प्लस कहाँ जाएगा सर, ये प्लस माइनस, ये और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 15 - 4n + 4 आ गया। 15 को 4 में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स। बहुत बच्चों वाले सवाल नहीं पूछता कि 15 को 4 में क्यों ऐड करा, तो ये है लाइक टर्म्स। तो 15 + 4 क्या हो जाएगा, 19 - 4n। तो 19 - 4n आपके पास क्या आ गया, आंसर है, ठीक है। अब आपसे वो पूछता है फाइंड दी 258 टर्म। तो 258 टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने n की जगह 250 डाल दें। तो n की जगह 250 मतलब 19, Tn = 19 - 4 और 250। 4 को 250 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 आता है, और 1000 में से 19 को माइनस करें, 19 - 1000 करें तो माइनस 981 आता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपके पास आती है सीक्वेंस का क्वेश्चन, और ये पूरा एक फुल फ्लेक्स क्वेश्चन है जो सीक्वेंस में आ सकता है।
ठीक है। इसके अलावा आपके पास सीक्वेंस में आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस आती है। फिबोनाची सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ऐड प्रीवियस 2 नंबर्स टू गेट द 2 नेक्स्ट नंबर। 0 + 1 1 आ गया, 1 + 1 2 आ गया, 2 + 2 2 + 1 3 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा, 5 + 8 13 आ जाएगा, एंड देन सो ऑन। ऐसे कि आप ऐड करते जाएंगे और आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस बनती जाती है। तो ये होती है आपकी फिबोनाची सीक्वेंस। तो इसी तरीके से आपका सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं। थर्ड टॉपिक है अलजबरा। अलजबरा थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको एक क्विकली रिविजन दूंगा, ठीक है। उस पर इतना हम चीज़ों को बहुत इन डेप्थ जाके डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कशन अलजबरा में पहले भी करा, ठीक है। तो हमारी इतनी नीड नहीं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट सो दैट ठीक है। अलजबरा। अच्छा, कन्वर्जन्स देखते हुए अलजबरा पे जाते हैं। कन्वर्जन्स में है अलजबरा की डिस्कशन भी हो जाएगी। कन्वर्जन इसी में अलजबरा पूरा छुपा हुआ है। आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं इसमें तो एरिया एंड वॉल्यूम छुपा हुआ है। पहले कन्वर्जन्स को देख लो, अलजबरा को डिस्कस करते हैं बिल्कुल लास्ट में। कन्वर्जन्स में क्या है, या तो लेंथ, मास, कैपेसिटी एंड टाइम के बारे में डिस्कशन करा था। तो लेंथ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर में होती है। आपके पास मास किलोग्राम और ग्राम में होता है। इसी तरीके से कैपेसिटी की बात करें तो एरिया एंड वॉल्यूम जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर्स में होता है, और वॉल्यूम किस में होता है, क्यूब में होता है। अच्छा, ये ऐसा यूनिट्स या मेजरमेंट, ऐसा यूनिट्स कह रहा हूँ, मेजरमेंट यूनिट्स जो है वो लगाना मत भूलिएगा अपने पेपर में। अगर आप लगाना भूल जाते तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स तक होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इट्स बेटर कि आप जो है वो ये सारी चीज़ों को सुकून से करें। अच्छा, अगर हमने लेंथ को कन्वर्ट करना है तो लेंथ को कन्वर्ट करने का सीधा फार्मूला होता है कि किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। तो 1 किलोमीटर आपको पता होना चाहिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर्स, एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर्स। तो ये आपके पास सिंपल सा तरीका होता है। फिर कन्वर्जन ऑफ एरिया की बात करें तो कन्वर्जन ऑफ एरिया मतलब आपने अब स्क्वायर्स वाली चीज़ को कन्वर्ट करना है। तो वही प्रोसीजर है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1000 मीटर स्क्वायर। तब 1000 मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है और आपने इसको मीटर स्क्वायर में लेके जाना है तो आप 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 के स्क्वायर से करेंगे, ठीक है, नॉट 1000 से। तो आप 6 को मल्टीप्लाई बाय 1000 के स्क्वायर से करेंगे। 1000 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 3 जीरोज़ है तो और 3 जीरोज़ लगा दो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डबल कर दो। तो 3 जीरोज़ है तो और 3 जीरोज़ लगा दो, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6, एक मिनट, आप इसको मीटर में स्क्वायर में लेके जा रहे हो तो 6,0,0,0,0,0 तो आपका होगा 6 लाख नहीं, हाँ 6 मिलियन आपके पास मीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे ही आपको मीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाना है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 100 में 2 जीरोज़ होते हैं, 100 के स्क्वायर में 4 जीरोज़ होंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसी तरीके से आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो यही चीज़ सेंटीमीटर से मिलीमीटर में होती हुई दिखेगी। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, ठीक है। और यही चीज़ रिवर्स हो जाती है जब आप दोबारा रिवर्सल जा रहे होते हैं। जब आप बड़े से छोटे में जाते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, छोटे से बड़े में जाते हो तो डिवाइड बाय 100। ये रूल याद रखेंगे तो आपके पास आसानी होगी, ठीक है। डिवाइडेड बाय द नंबर। फिर आप कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पर क्यूब्स में बात हो जाती है कि अगर इट इज़ रिटन लाइक 0.005, if it is written like 0.005 किलोमीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब में चेंज करना। तो अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर, 1000, और आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे हो तो 1000 के क्यूब से मल्टीप्लाई करो। तो आपको ये जब पता चल जाए तो आप आराम से कर सकते हो। तो 0.05 को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1000 के क्यूब से। 1000 में 3 जीरोज़ होते हैं, आप क्यूब में इसके ट्राइस लगा दोगे। वहाँ पर ट्वाइस लगाते हैं, यहाँ थ्राइस लगा दोगे। थ्राइस मतलब 3 3 6 3 9। तो अब आपने 9 टाइम्स आगे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास ज़ीरोज़ की यहाँ पर बारिश हो जाएगी। तो ये आपके पास कितने ज़ीरोज़ हो गए, 2 2 4 2 6 और 7 ज़ीरोज़। और 2 बार आप वैसे आगे गए तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 50 और 2 6 7 ज़ीरो, 5 और 7 ज़ीरो। तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब छोटे से बड़े में जा रहे हो डिवाइड करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई में पॉइंट आगे मूव करता है तो डिवाइड में कहाँ पीछे मूव करेगा, पीछे मूव करेगा।
तो ये आपके पास कन्वर्जन का एक छोटा सा टॉपिक था जो आपसे आराम से हो गया। फिर हम एरिया एंड वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथों। एरिया एंड वॉल्यूम में हमने 2D शेप्स के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। 2D शेप्स में जब हम पढ़ रहे थे तो 2D शेप्स में सबसे पहले हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था। सर्कल के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि सर्कल के बीच में जो लाइन होती है, जो सेंटर से पास हो रही होती है, वो क्या लाइन होती है, वो डायमीटर की लाइन होती है। और उसी लाइन को जब आप हाफ कर देते हो दैट लाइन इज कॉल्ड योर लाइन ऑफ रेडियस। एनी लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एट द सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ द रेडियस। ठीक है। और रेडियस को निकालने का एक और तरीका होता है, व्हेनेवर यू आर गिवन विद द डायमीटर एंड यू विल नीड टू फाइंड आउट द रेडियस, यू विल डिवाइड द डायमीटर बाय 2, यू विल गेट योर रेडियस। ठीक है। सर्कमफेरेंस क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है क्या कहलाती है, पूरी सर्कमफेरेंस कहलाती है। ठीक है। सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो एरिया का स्क्वायर क्यों ऐसा 2 पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस का 2 पाई आर? सर एरिया जो है वो क्या है, एरिया आपके पास रेडियस का आप स्क्वायर करते हो। रेडियस आपके पास फॉर एग्जांपल 4 गिवन है तो आप 4 का स्क्वायर करोगे और 16 पाई लिख दोगे। अब 16 पाई को आप 16 पाई भी लिख सकते हो। अगर पेपर 2 है तो फिर 16 पाई को कैलकुलेटर में डाल के आप सॉल्व करके लिखोगे। अगर पेपर 1 है तो 16 पाई लिख दोगे। सही है। सर्कमफेरेंस निकालते वक्त आप 2 पाई आर का मतलब क्या है, 2 पाई आर मतलब आप 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 4 2 से 8 आएगा तो 8 पाई आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी यही करते हैं कि पाई आर स्क्वायर है ना तो 4 का स्क्वायर लेना है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, 8 पाई आ गया आंसर। गलत, बिल्कुल गलत। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो फिर तो आपने इंडाइसिस पढ़े ही नहीं, फिर तो आपको पता ही नहीं है कि पावर्स क्या चीज़ होती है, फिर तो आपको पता ही नहीं कि स्क्वायर कैसे लेता है। ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब होता है 4 को ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है। 4 को 2 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ये चीज़ याद रखिए। सर्कमफेरेंस क्या होती है, सर्कमफेरेंस आउटर लेयर होती है। सर्कमफेरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरामीटर ऑफ द सर्कल। क्योंकि हम जो है वो 2D शेप्स में 2 चीज़ें ही सीखते हैं, एक एरिया और एक पैरामीटर। तो जब आप एरिया पैरामीटर हर शेप के लिए सीख रहे हो तो फिर सर्कल ने क्या गुनाह करा, सर्कल के पास कोई साइड नहीं होती, इसलिए सर्कल में क्या नहीं होता है, पैरामीटर नहीं होता। जब सर्कल में पैरामीटर नहीं होता तो सर्कल की क्या कैलकुलेट करते हैं हम, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट। ये मैंने 1-2 सवाल आपको कराए थे। यहाँ पर 2 सवाल दिए थे कि रेडियस 8 है तो आपने एरिया कैलकुलेट करना है। अगर रेडियस 8 है तो आप क्या करोगे, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.142 और यू कैन यूज़ द वैल्यू फ्रॉम द कैलकुलेटर। ठीक है। तो अगर हमारे पास रेडियस 8 है, अगर रेडियस 8 है तो आप एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, आप पाई आर स्क्वायर डालोगे। पाई आर स्क्वायर का मतलब ये है पाई 8 स्क्वायर तो 64 पाई आर के पास आंसर आ जाएगा। सर्कमफेरेंस में 2 पाई आर मतलब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाई आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है। एरिया को आप किस में लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और सर्कमफेरेंस को सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। ठीक है। फिर हमने एरिया और फिर हमने जो है वो हमने यहाँ पर क्या करा था, हमने यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से 2D शेप्स के बारे में डिस्कशन करा था कि हर शेप का एरिया और पैरामीटर, हर शेप का एरिया पैरामीटर, हर शेप का एरिया पैरामीटर हमें पता होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था कि अगर एक शेप है दैट इज़ स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आप साइड का स्क्वायर कर दो। मतलब अगर आपके पास साइड पता है ए तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज़ अ फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ व्हाट, फॉर द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो पैरामीटर की तो पैरामीटर में आप ए 4 ए को प्लस कर दो, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय ए भी कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4A आंसर आ जाएगा। ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आपके पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ एरिया का, और पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 लेंथ्स है, दोनों लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। क्योंकि 2 लेंथ्स है ना, लेंथ को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, और ब्रेथ भी 2 है तो ब्रेथ को भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, तो 2L + 2B आपके पास क्या आ जाता है, फार्मूला आ जाता है पैरामीटर का। ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल आपके पास बेस ट्राइंगल की ये होती है और हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलरली स्ट्रेट होती है। तो आप अगर ट्राइंगल का एरिया निकाले हो तो ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने ये लिखवाया था बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट अपॉन 2, तो बात बेटा एक ही है। 1/2 को अलग लिखूँ या 1/2 को इसके साथ मिलाकर लिखूँ, एक ही बात है। ठीक है। तो बोथ फार्मूलाज आर करेक्ट। इफ़ यू आर यूजिंग दिस वन यू कैन यूज दिस वन, इफ़ यू आर यूजिंग दिस वन यू कैन यूज दिस वन, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर इफ़ यू आर डूइंग इट करेक्टली। ठीक है। तो बेस इज़ 8 एंड हाइट इज़ 9, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल से आगे निकले तो हमारे पास ट्रेपीजियम आता है। ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पैरेलल साइड्स का मतलब क्या है कि सर ये वाली साइड और ये वाली साइड, बिकॉज हमें ये तो पता है कि ये दोनों क्या नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है जो हमारे पास ऊपर नीचे वाली साइड है। फॉर एग्जांपल ये A है और ये B है, ये हमारे पास 8 है और 9 है ऊपर वाली और नीचे वाली साइड। तो हम 8 और 9 को प्लस कर देंगे और हमारे पास हाइट है फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर, तो हम हाइट को मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 2 × 2 2 × 4 8 + 9 हमारे पास आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 2 34 विल बी द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम।
ठीक है। पैरामीटर के लिए आप क्या करोगे, चारों साइड्स को आपस में ऐड कर दोगे। सर क्या हाइट को ऐड करेंगे पैरामीटर में? नो, बिकॉज हाइट इज़ इनसाइड द ट्रेपीजियम, नॉट आउटसाइड द ट्रेपीजियम, नॉट द आउटर लेयर ऑफ द ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में आपके पास एक ये ट्रेपीजियम आता है, एक ये ट्रेपीजियम आता है। ये रेगुलर ट्रेपीजियम होता है, ये इर्रेगुलर ट्रेपीजियम होता है। दोनों का एरिया भी सेम होता है, दोनों का पैरामीटर निकालने का तरीका भी सेम होता है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस ट्रेपीजियम। फिर हमारे पास एक पैरेललोग्राम आता है। पैरेललोग्राम क्या कहता है? H इंटू बी। H इंटू बी मतलब आपके पास जो हाइट है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आपके पास जो हाइट है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास हाइट है, ठीक है। आप हाइट देखोगे और बेस देखोगे। बेस ये है आपके पास, हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। और पैरामीटर निकालने के लिए क्या करोगे, आप इन चारों साइड्स को प्लस कर दोगे रेक्टेंगल की तरह। जो आपकी लेंथ है और आपकी ब्रेथ है उन सबको प्लस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? 12 + 2b पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो ये आपके पास 2D शेप्स में ये सारे फॉर्मूलाज होते हैं। फिर अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े 3D शेप्स पे जाने की कोशिश करें, 3D शेप्स पे ये आपके पास 2D शेप्स पूरे आ गए, ठीक है। 3D शेप्स भी ऊपर ही होंगे। अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी रिवाइज करना है, देखते हैं हम लोग। ये हमारे पास पूरा अलजेब्रा भी है, ये सब रिवाइज करते हैं। हम ऊपर छोड़ के आए जो टॉपिक्स। एक मिनट, मैंने आपको क्या दिखाना है? 3D शेप्स मैंने कहाँ लिखे हैं? 3D शेप्स आई गेस मैंने 3D शेप्स का यहाँ ही सेक्शन बना दिया था। तो ये आपके पास 3D शेप्स आ गए। 3D शेप्स में आपके पास क्यूब आता है। क्यूब सबसे आसान है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। 3D शेप्स में सिर्फ प्रिज्म आ रहा है आपके पास, और कुछ नहीं आ रहा। तो प्रिज्म वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है? बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज़ द बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट को छोड़ दो। मैं ये कहूँगा कि आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो और इस चीज़ को अपने पास जहन में समझ लो। इफ़ यू आर अवेयर विद द फार्मूलाज देन यू कैन डू इट एनी क्वेश्चन लाइक एनीथिंग, ठीक है। क्यूब, अगर वॉल्यूम क्यूब आ रहा है तो वॉल्यूम क्यूब किस तरीके से निकालना है? सरफेस एरिया अगर क्यूब का है तो क्यूब का सरफेस एरिया 6l² होता है। क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। और क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया है तो 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस विद मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा? तीनों चीज़ों का मिक्सचर आ जाएगा और फिर तीनों को डबल से मल्टीप्लाई कर दो। ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो 1/2 इंटू बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई बाय एल। एल मतलब एल प्रिज्म की लेंथ, ठीक है। और हाइट और बेस क्या होती है? हाइट और बेस हमारे पास उसकी होती है। फॉर एग्जांपल ये अगर हम ट्रायंगुलर प्रिज्म की बात करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसमें हम 1/2 इंटू बेस क्या हो गया हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या हो गया हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या हो गया हमारे पास 20। लेंथ हमेशा ये वाली होती है, ठीक है। तो आप इसको तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया निकालते वक्त बहुत वो रहना है। जब आप सरफेस एरिया निकालो ट्रायंगुलर प्रिज्म का तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस S1 S2 S3 और L। तो आप पहले क्या करोगे? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। आपके पास ट्रायंगल है और बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। बेस और हाइट यही हाइट है और यही बेस है। और फिर आप क्या करोगे? प्लस S1 S2 S3 और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये S1 S2 S3 क्या किससे कहता है? ये ट्रायंगल की साइड्स को कहता है कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? तीनों साइड को ऐड करके। तो 12 16 और 20 ये तीनों को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो 12 16 और 20 को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? लेंथ से। लेंथ क्या है आपके पास? लेंथ क्या है? लेंथ सर ये रही लेंथ, अभी आपने डिसाइड करा 20। तो ये आपके पास हो जाएगा। तो आप ये तीनों को ऐड करोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखोगे। जो आंसर आएगा दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया, इसका भी सर एक बार सरफेस एरिया कैलकुलेट करके दिखा दें कि फॉर्मूले में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पहले तो बेस और हाइट। बेस क्या है आपकी 12 और हाइट क्या है आपकी 7। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर प्लस करोगे। आप ये एक ब्रैकेट में रख दो, प्लस करोगे ये तीनों साइड्स को। 9 + 11 ट्रायंगल का पैरामीटर 9 11 और 12 ये तीनों को क्या करोगे? प्लस करोगे और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? लेंथ से कर दोगे, दैट इज 90, ठीक है। तो ये आपके पास सरफेस एरिया फॉर दिस हो गया। वॉल्यूम अगर आप इसका कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो 1/2 इंटू बेस क्या है 12 और हाइट क्या है 7, ठीक है। और लेंथ क्या है 90। सिंपल, ईजी, एनी कन्फ्यूजन? नो। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आ गया वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अच्छा,
सिलेंडर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना हो तो सिलेंडर की सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr² प्लस πrh, 2πrh यही है, देख लो 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सरफेस एरिया निकालना है 2πr² मतलब रेडियस का स्क्वायर तो 0.9 का स्क्वायर प्लस 2πr मतलब 0.9 और आपके पास हाइट है 1.7। कैलकुलेटर में डालोगे आंसर आ जाएगा सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम πr²h वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो πr²h का मतलब क्या है कि πr मतलब 0.9 का होल स्क्वायर और h मतलब 1.7। तो ये तीनों को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो ये होता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने का सिलेंडर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूलाज अगर आपको याद है तो आप 3D शेप्स का कोई भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये शेडेड रीजन वाले सवालों की बात कर लेते हैं। तो शेडेड रीजन वाले सवालों में कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल होता है कि अगर जैसे इस सवाल में ये 3 सवाल है, अगर इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में सर्कल गिवन है जो कि अनशेडेड है और आपके पास बाकी पूरा ट्राइंगल है। तो आप पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, ठीक है। उस रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। इसमें अगर आप देखो तो पूरा रीजन ही शेडेड है, लेकिन इस शेप का एरिया निकालने का हमें कोई फार्मूला नहीं पता। तो हमारे पास ये 2 सेमी सर्कल है, तो इन 2 सेमी सर्कल का अलग अलग एरिया निकाल लोगे और इस बीच वाले रेक्टेंगल का अलग एरिया निकाल लोगे। तो आपके पास तीनों एरियाज को प्लस करोगे तो पूरे शेडेड रीजन का एरिया। अगर हम ये बात करें तो ये एक पूरा स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर का एरिया निकाल लें और अगर स्क्वायर के एरिया में से बीच का एरिया माइनस कर दो तो ये राइट साइड का एरिया जो बचा हुआ है वो पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो हम बीच वाले एरिया को कैसे माइनस करेंगे, क्योंकि बीच वाला एरिया हमारे पास सर्कल का एरिया होता है, तो ये हमारे पास माइनस होता है। तो ये हमारे पास पूरी वो थी, ठीक है। अच्छा इस तरीके के शेप्स आ जाते हैं तो कैसे करते हैं, इस शेप्स को बीच में से डिवाइड करते हैं और आप जो है वो फिर सिंपलीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा मेरे लिए और ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसमें रेक्टेंगल को 18 मल्टीप्लाई बाय 9 करूँगा तो आ जाएगा और स्क्वायर को 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करूँगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला है। ये ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम हमने सारी चीज़ें करी थी, ये आपके पास वही है। ये वर्कशीट वही है जो मैं गूगल क्लासरूम पर ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, सही। फिर अगर हम बात कर लें थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब हमारे पास 4 टॉपिक्स है गए, सेट्स थ्योरी, ठीक है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी और अलजेब्रा पूरा और हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम बात करना स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा से, ठीक है। जब हम अलजेब्रा कर रहे थे तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को स्टार्ट करा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने सबसे पहले देखा था कि लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हमने ये सारी चीज़ें देखी थी। अगर यहाँ पर नहीं लिखी हुई तो हम यहाँ पर करेंगे कि हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कहाँ पर देखा था। मोनोमियल क्या चीज़ होती है, मोनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को एक ही कोई भी पूरी एक्सप्रेशन में एक टर्म होना। हमने देखा था 2a + 3a का लिखा हुआ है तो इसमें 2 क्या है हमारे पास कोफिशिएंट है, a क्या है हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, कोफिशिएंट है। और अगर हम 3 की बात करें तो 3 क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास पूरा क्या था, ये हमारे पास एक पूरा कह लो एक पूरा हमारे पास मतलब लिखा हुआ होता है, सही है। अगर हम बात करें मोनोमियल की तो मोनोमियल में क्या होता है, मोनोमियल में आपके पास चीज़ होती है, मोनोमियल में आपके पास 1 टर्म होती है। 1 टर्म का मतलब क्या है, 1 टर्म का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ रिटन कि आपके पास 2x लिखा हुआ है तो 2x एक ही टर्म है, ठीक है। 2x मल्टीप्लाई हो रहा है ये नहीं देखोगे आप, 2x एज एक ही चीज़ लिखी हुई। अगर इसके साथ मैं 4y लगा देता हूँ तो ये 2 टर्म्स हो जाएंगे, एक ये अलग टर्म है एक ये अलग टर्म। तो ये 2 टर्म्स होने के बाद क्या बन जाएगी, बाइनोमियल बन जाएगी। अगर मैं तीनों टर्म्स एक साथ लिख देता हूँ कोई 3z तो आपके पास ये 3 टर्म्स बन जाएंगी तो ये ट्राइनोमियल बन जाएगी। अगर 3 से ज़्यादा हो जाती है सर 4m तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, तो ये 3 से ज़्यादा हो गई, 4 टर्म्स हो गई तो पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल आप इसको कह सकते हो। तो ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये सारा पूरा प्रोसीजर चलता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अलजेब्रा एक्सप्रेशंस में सिर्फ एडिशन जब पॉसिबल है जब लाइक टर्म्स हो। लाइक टर्म्स का मतलब क्या है कि a + a लिखा हुआ है तो = 2a होता है, a² + a² लिखा हुआ है तो 2a² होता है। क्योंकि आप लाइक टर्म्स का मतलब ये है कि सेम वेरिएबल विद द सेम पावर, ठीक है, सेम वेरिएबल विद द सेम पावर, ठीक है। अगर सेम वेरिएबल और सेम पावर है तो ये आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो वरना नहीं कर सकते। अगर एक वेरिएबल सेम है और पावर्स डिफरेंट है तब भी आप ऐड नहीं कर सकते। सेम वेरिएबल है और डिफरेंट पावर्स है तब भी आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे 2a² और 2a लिखा हुआ है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर है इसके ऊपर 1 है, तो पावर्स डिफरेंट है भले वेरिएबल सेम हो, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था। एडिशन का मतलब एंड होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब फ्रॉम होता है और बाय का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एडिशन में ये 3 चीज़ें आती है कि दो टर्म्स एक साथ लिखी हुई है और उसको ऐड करना है तो कैसे करते हैं। हमने ये देखा था कि हमारे पास इफ़ इट इज़ रिटन लाइक दिस कि हमारे पास एक पहली एक्सप्रेशन और दूसरी एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को ब्रैकेट्स में रख के पहले आप इसको अलग कर दोगे,
फिर इसको अलग कर दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखोगे, 3x² एक साथ लिख दिया -x², फिर आ गया 2x², फिर -2xy और +4xy क्या आपके पास एक साथ लिख दिया, तो -2 + 4 क्या हो जाएगा, +2xy हो जाएगा। फिर 4y और -2y² को एक साथ लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2y² होगा। तो ये आपके पास एडिशन में इजीली सॉल्व आउट चीज़ हो जाती है। फिर आप सब्ट्रैक्शन पे आते हो, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है फ्रॉम। तो फ्रॉम मतलब अगर मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, तो 5 पहले आएगा या 3 पहले आएगा, सर 5 पहले आएगा। फ्रॉम के बाद वाला नंबर हमेशा क्या आता है, पहले आता है। ये बात हमेशा याद रखना है सब्ट्रैक्शन में। तो फ्रॉम के बाद वाला पहले आएगा, वो ब्रैकेट में लिखोगे, फिर माइनस का साइन लगने के बाद फ्रॉम से पहले वाला भी पूरा ब्रैकेट में आएगा। ब्रैकेट लगाना मत भूलना, वरना सब गलत हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा। इस प्लस से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फर्दर ऐसे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। लाइक टर्म्स को एक साथ लिखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक आंसर बन जाएगा। फिर अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो हमने एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक्सपेंशन पढ़ी थी। एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ रिटन कि आपके पास 2x × x + 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2x², 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा, और x एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x² + 6, ठीक है। तो एक्सपेंड आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सही है। और एक्सपेंड करने का एक और तरीका भी होता है कि आपके पास 2 ब्रैकेट्स लिखे हुए हैं और 2 ब्रैकेट्स को आप कैसे सिंप्लीफाई करो। आप क्या करोगे, पहले ब्रैकेट से पहला नंबर उठाओगे और इस पूरे उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आप दूसरे ब्रैकेट से दूसरा नंबर उठाओगे और इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये एक्सपेंशन हो जाएगी। तो x को पहले x से इससे पूरे से मल्टीप्लाई करा तो x × x x² हो गया। यहाँ पर बी केयरफुल विद द साइंस एंड विद द वेरिएबल्स। x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बनेगा, x² से मल्टीप्लाई होगा तो x³ बनेगा, इसी तरीके से सो ऑन चलती रहेगी कहानी। तो x अगर यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हो तो x² बन गया, x 4 से मल्टीप्लाई हो तो 4x बन जाएगा, 2 से x मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, एंड 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो 8 बन जाएगा। तो ये अगर हम बात करें तो ये हमारे पास x² + 4x + 2x + 8 हमारे पास एक आंसर बन जाएगा, सही है। और ये हमारी पूरी एक क्या बन जाएगी, ये हमारी पूरी बन जाएगी एक एक्सप्रेशन। और यहाँ पर 2x और 4x एक साथ है, तो ये हमारे पास लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म्स को आप आपस में ऐड कर दोगे तो आपके पास बन जाएगा 6x बन जाएगा, सही। फिर अगर हम बात करें, ये हमारे पास पार्ट बी में भी यही सारी चीज़ें हैं, सी में भी यही है और डी में भी यही कहानी है, सही है। एक्सपेंशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने बहुत डिटेलिंग में करी थी, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी लिखी हुई है। ये नोट्स आपको मिल चुके होंगे, तो आप अपने नोट्स में भी विजिट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें, सारी कहानियाँ वही मिलेंगी जो मैं अभी यहाँ पर सुना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी नहीं करा, हमने सारी चीज़ें करी है, बट एक्सपेंशन करते वक्त आपने साइंस का बहुत ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल इफ द साइन इज रिटन लाइक दिस, कि आपके पास +- y हो रहा है, तो +- आपने -3y² लिखना है, +2y, 2 को y से स्क्वायर से तो 2y² बन जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 बनेगा, और y लगाना मत भूलना क्योंकि y यहाँ पर वेरिएबल है, तो यहाँ पर वेरिएबल लग जाएगा, सही। यहाँ तक की कहानी ये समझ आई। तो हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमारे पास यही सारी चीज़ें एक्सपेंशन में आ जाती है। फिर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ, वो तो हमने प्रोडक्ट्स निकालना है, तो हमने क्या करना है, हमें पता है कि 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 क्या होगा, 12 5 60 होगा, और x है यहाँ पर वेरिएबल, तो वेरिएबल लिखा जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास 60x बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 8 से 16 हो जाएगा, और x और x मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा, और माइनस का साइन भी आ जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन ज़ाहिर बात है इंपॉर्टेंट है। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x² बन जाएगा, सही है। तो ये आपके पास एक्सपेंशन, यहाँ पर भी यही चीज़ एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंशन आपको यहाँ पर भी दिख रही है, सारी चीज़ें ये एक्सपेंशन से रिलेटेड है। जब आपने एक्सपेंशन सीख ली ना, तो फिर एक्सपेंशन का अपोजिट क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, कॉमन टेकिंग को कहते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपके पास फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, आपने वेरिएबल्स पहले आपने ना 2 चीज़ों को देखना है। फैक्टराइजेशन में आपने क्या देखना होता है, फैक्टराइजेशन में आपने पहले अगर इफ़ इट इज़ रिटन लाइक 12x - 9, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, आप देखोगे क्या इन दोनों में कोई कोफिशिएंट, ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, सेम टेबल और ग्रेटेस्ट टेबल, ठीक है। तो अगर देखूँ तो सर 3 के टेबल में आते हैं ये दोनों, बिल्कुल। तो 3 के टेबल में 3 कॉमन आ जाएगा। सर क्या दोनों में कोई वेरिएबल कॉमन है, सर इसके पास x है, इसके पास कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो ख़त्म, कोई कॉमन ही नहीं है। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और x एज इट इज़ आ जाएगा। और 9 कब आता है, 3 के टेबल में 3 पे आता है, 3 से क्या हो जाएगा, आपके पास 9 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 3, 4x - 3 आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास x फैक्टराइज फॉर्म आ गया। तो इसी तरीके से आप फैक्टराइजेशन करते हुए सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर, कोफिशिएंट, कोई कोफिशिएंट कॉमन, मतलब दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, और टेबल भी ग्रेटेस्ट टेबल लिखिएगा, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत लोगों ने गलती करी थी। द क्वेश्चन इज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, द क्वेश्चन इज़ 12x - 18y था,
तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 12x और 18 सर 3 के टेबल से भी हो सकते हैं, सर 6 के टेबल से भी हो सकते हैं। तो आप किसके टेबल से करोगे? आप 6 के टेबल से करोगे। तो आप 6 के टेबल से करोगे, 6 2 12 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। तो x और y क्योंकि कॉमन नहीं होते तो मैंने x और y को एज इट इज़ अपने अपने वेरिएबल्स के साथ लिख दिया, ठीक है। अगर कॉमन होते तो मैं लिख देता। अब फैक्टराइजेशन आपके पास सिंगल टर्म्स में भी आ सकती है, फैक्टराइजेशन आपके पास एक और तरीके से भी आ सकती है। अच्छा, हमने फैक्टराइजेशन यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेड करी थी। अच्छा, मैं फैक्टराइजेशन के कुछ एक और 2-3 और क्वेश्चंस कराना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो जो है वो एक आपको वो भी मतलब फैक्टराइजेशन के बारे में आपको अंदाज़ा हो। तो अगर हम उस क्वेश्चन को 1 मिनट देख लें और फिर वापस आते हैं हम अपने इक्वेशन पे जाने से पहले हम उन क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये हमारे पास फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय रीग्रुपिंग मेथड कुछ भी नहीं होता, रीग्रुपिंग कुछ भी नहीं होता। अगर इनमें से फैक्टराइजेशन करनी है ना तो आपको कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है, आपके पास 4 नंबर्स हैं। क्या 4 नंबर से कॉमन लेना अभी तक सिखाया मैंने? नहीं। मैंने किससे सिखाया? 2 नंबर्स में से कॉमन लेना। आप देखोगे क्या x² और xy में कुछ कॉमन आ रहा है? तो सर हाँ, x कॉमन आ रहा है। तो आप देखोगे 9x और 9y में कुछ कॉमन आ रहा है? जी सर, कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप पहले x² और xy में से कॉमन ले लोगे और फिर 9xy और 9x और 9y में से कॉमन ले लो। अगर मैं लिखूँ x² + xy + 9x + 9y, तो पहले इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ। तो x कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा? एक x बचेगा, क्योंकि 2x थे, एक x कॉमन ले चुके हैं। x² में से x कॉमन लेते तो x बचता है, x³ में से x कॉमन लोगे तो x² बचेगा, x4 में से x2 कॉमन लोगे तो x की पावर 2 बचेगी। तो अंदर x की पावर 1 ही बची, ठीक है। ये x था, बाहर कॉमन ले चुके हो तो अंदर एक भी x नहीं बचेगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा सर y। तो ये y बच गया, ठीक है। फिर इन दोनों में देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? सर इन दोनों में वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में कोफिशिएंट कॉमन आ रहा है, दैट इज़ 9। दोनों 9 के टेबल में आते हैं। तो x + y बचेगा, क्योंकि 9 1 9 होता है तो 1 और 1। आप 1 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, x + y लिख सकते हो। अच्छा, रीग्रुपिंग मेथड में कहानी ये होती है कि ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आने चाहिए। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए मतलब आप सही कर रहे हो। तो x + y सेम हो गया, तो इन दोनों को एक ही बार लिख दूंगा और x + 9 जो लेफ्ट वर्ड्स है इनको एक साथ मिला के लिख दूँगा। तो ये मेरे पास एक बार ये लिख दिया, एक बार ये लिख। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, रीग्रुपिंग मेथड में सवालात को करते हो, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चंस आपको मैं वर्कशीट अपलोड कर दूंगा तो ये मिल जाएगी। मैं कोई एक ऐसा सवाल कराता हूँ जिसमें रीग्रुपिंग ज़्यादा हो। तो फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ रिटन 10ab + 6a, ठीक है, + 5b + 3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ? जी सर, ए कॉमन आ सकता है, ठीक है। पहला सवाल पहले डिसाइड करना है। रीग्रुपिंग का मतलब ये होता है कभी रीअरेंजिंग भी आ जाती है उसमें, ठीक है। जब आप दोनों में से, चारों में से 2-2 की ग्रुपिंग बना रहे हो ना, तो 2-2 की ऐसी ग्रुपिंग बनाओ कि दोनों में से कोई ना कोई चीज़ कॉमन आनी चाहिए। पहले वाले में देखो तो सर क्या कॉमन ले रहा हूँ? सर मैं ए कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। सर दूसरे वाले में देखूँ तो दूसरे वाले में कुछ कॉमन ले सकता हूँ? सर दूसरे वाले में तो कोई कॉमन नहीं ले सकता। क्या रीअरेंजिंग करने की ज़रूरत है? नहीं। अगर नहीं करने की ज़रूरत है सर, दोनों में अगर कोई एक में कॉमन आ रहा है, एक में नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, मतलब इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं आ रही हो और इन दोनों में भी कोई कॉमन नहीं आ रही, तो फिर रीअरेंज करते हैं। लेकिन अगर कॉमन आ रही है, जैसे इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, तो अगर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है। इन दोनों में तो कॉमन है ना, तो हम इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। कैसे? 10 और 6 क्या एक टेबल में आते हैं? जी सर। किसके टेबल में आते हैं? सर 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में हाईएस्ट है, जी सर, तो 2 बाहर आ गया। सर दोनों में कोई वेरिएबल कॉमन है? सर दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है, तो ए बाहर आ जाएगा। सर बी कॉमन है? नहीं सर, बी 10 है, बी के पास है, 6 ए के पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे सर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो सर 10 कब आता है 2 के टेबल में? सर 5 पे आता है। सर ए बार कॉमन ले चुके, ए अंदर लिखूँगा? नहीं सर, नहीं लिखूँगा। सर बी तो लिखूँगा, बिल्कुल लिखेंगे। सर 2 के टेबल में 6 कब आता है? सर 3 पे आता है, 3 लिख दिया। सर 2 के टेबल में हमने ए बाहर ले चुके हैं, जी बिल्कुल। सर अंदर कुछ बचेगा? नहीं, तो सर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सर इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं, तो सर क्या कॉमन लेंगे? 1, जी बिल्कुल। तो सर अंदर क्या बचेगा? वही एग्जैक्टली वही चीज़ जो ऊपर है, 5b + 3। क्या ये दोनों कॉमन हो गए? सर मतलब मैंने सही करा है सवाल। तो मैंने दोनों को मिलाकर एक ही बार लिख दिया, 2 बार अलग अलग लिखे हुए, एक बार लिख लिया, और जो लेफ्ट ओवर है उन दोनों को मिला के एक साथ लिख दिया। तो क्या बन गया आपके पास? आंसर बन गया, ठीक है। समझ आ रही है कहानी? कोई मुश्किल तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, एक और 7x + 5y + 14 + 10xy। सर अगर देखूँ तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन अगर देखूँ तो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। 14 और 10 एक टेबल में आते हैं। 7x + 5y में तो 1 कॉमन आ रहा है, तो हम 7x + 5y लिख देंगे। दोनों में क्या कॉमन है? सर 2 का टेबल में कॉमन आते हैं। तो 2 के टेबल में कॉमन आते कब आते हैं सर?
अच्छा इसमें रीअरेंजिंग होगी, सॉरी, या तो हाँ इसमें रीअरेंजिंग होगी, ठीक है। अच्छा देखो, इन दोनों में तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ एक वेरिएबल कॉमन आ रहा है। अगर मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, अगर मैं ग्रुपिंग करता हूँ तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा, तो ये क्या बचेगा मेरे पास 2 7 14, और ये क्या बचेगा 5xy। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, थोड़ा सा गलत बन जाएंगे ब्रैकेट्स, क्योंकि एक ब्रैकेट बनेगा 7x + 5y 1 का, ठीक है। अगर आप और से देखें तो एक ब्रैकेट बनेगा आपका 7 + 5xy। जब ऐसे गलत अलग ब्रैकेट्स बन रहे हो ना, तो आप समझ जाओ कि इसमें रीअरेंजिंग की ज़रूरत है। तो आप रीअरेंज किसको करो, आप रीअरेंज करो 7x और 14 को, और 5y और 10xy को। तो आप 7x + 14 लिख दो, ठीक है, फिर +5y - 10xy लिख दो, सिंपल, ठीक है। 7x और 14, 7 और 14 एक टेबल में आते हैं जी सर, 7 के टेबल में x + 2 आ जाएगा सर। 5 और 10 एक टेबल में आता है जी सर, 5 y कोई वेरिएबल कॉमन है जी सर, y को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर 1 + 2x। सर ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं है, बस तो फिर लीव इज़ एज इट इज़, ठीक है। अब कुछ सवालों में आपके पास ये सवाल में ही गड़बड़ है, आई गेस इस सवाल में गड़बड़ है। इसमें 14 के साथ आपके पास x होना चाहिए, यहाँ पर x नहीं होना चाहिए। देयर इज़ सम एरर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, लीव इट, दिस क्वेश्चन इज़ कंसिस्टिंग ऑफ सम एरर्स। तो इस सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस सवाल में मसला है, जब 2 ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो फिर हम सवाल को आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये तो समझ आता है, ये वाली चीज़ तो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। एक्सपेंड एंड सिम्प्लीफाई, मतलब आपने क्या करना है, इसमें सिम्प्लीफाई करना है कि अगर 2/3a, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2a ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और 1/7b ऊपर लिखा हुआ है, +2a + -3/5b। आप क्या करेंगे, आपने सिम्प्लीफाई करना है, तो आप पहले इसके साथ भी 1 लगा दो और चारों का एलसीएम ले लो, चारों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे 5 और 2 का एलसीएम ले लो तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी चारों चीज़ों का एलसीएम लोगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप पहले मल्टीप्लाई कर लो इसको पूरे से, और फिर यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से आप एक्सपेंड एंड सिम्प्लीफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का सारा काम हो गया। अब इक्वेशन पे आया तो इक्वेशन इतनी कोई इन डेप्थ होती नहीं है, इक्वेशन में बहुत सिंपल सी कहानी है। इक्वेशन में कभी फॉर्म करने के लिए इक्वेशन आ जाती है, तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन इज समथिंग वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, तो उस पर मैं डिस्कशन अभी करूँगा नहीं। तो सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन, तो ये आपके पास इक्वेशन सॉल्व आप किस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 करके मैंने समझाया था कि केस 1 में क्या होता है कि अगर आपके पास एक वेरिएबल एक साइड पर है और एक कांस्टेंट एक साइड पर है, तो वेरिएबल कांस्टेंट को दूसरी साइड भेज दो। अगर कांस्टेंट प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके माइनस, और माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड, और डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई। ये बेसिक रूल होता है इक्वेशन का, ठीक है। अगर आपके पास एक साइड एक कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ और दूसरी साइड भी कांस्टेंट है, तो उस वेरिएबल लाइक टर्म्स को एक साथ भेज दो। अगर लाइक टर्म्स को एक साथ भेज दोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे, जो भी होगा, और आप सॉल्व करके आंसर लिख सकते हो। केस 3 में आपने ये कहा था कि अब आपका वेरिएबल किसी से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो अब आप पहले माइनस करोगे, फिर ठीक है यहाँ पर देखोगे 2x, यहाँ पर 8 - 4 4 आ जाएगा, तो अब 2x = 4 है, तो x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4/2। तो 4/2 मतलब 2 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। केस नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट था कि दोनों साइड्स पे आपके पास एक्सप्रेशन है, तो दोनों लाइक टर्म्स को आप एक साथ लिखोगे, मतलब 4 और 6 -6 है, x वाली टर्म्स को एक साथ लिखोगे तो ये 4x - 2x हो जाएगा, और ये -6 उधर जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, और 2x हो जाएगा, तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 5 आ जाएगा आपके पास आंसर। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है, ये सारी चीज़ें आपके पास इक्वेशन सॉल्विंग में आती है, ठीक है। भाई इक्वेशन सॉल्विंग इज समथिंग वेरी सिंपल। अच्छा यहाँ पर देख लो, गौर से देख लो, यहाँ पर आपने ना एलसीएम नहीं लेना, ये इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन मतलब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये इक्वेशंस बन के सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्लीज़ काइंडली एलसीएम मत ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये 5 है, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप का 8 5 तो 40 हो जाएगा, और फिर ये 2x लिखा हुआ है, तो x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाए, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, यही होगा, यही होगा, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये लिखा हुआ है ना 3c = 6, तो ये 3c बीच में लिखा हुआ है, अब इसका मतलब ये 3c ऊपर ही लिखा हुआ है, इससे घबराना नहीं कि ये c यहाँ बीच में लिखा हुआ है, किसके साथ लिखूँ, नीचे वाले के साथ ऊपर वाले के साथ लगा दो। 4 6 से क्या हो जाएगा 24, और ये 3c है, c = 24/3, तो 3 1 3 और 3 8 24, तो c के आपके पास आंसर आ गया 8, सही है।
फिर आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, थर्ड लास्ट टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है आपके पास तीन चीज़ें थी। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वाली सारी कहानी होती है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये होना चाहिए, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये सारी कहानी होनी चाहिए। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होता है, सेकंड में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव होता है। सही है, एक्स हमेशा पहले लिखा जाता है, वाई हमेशा बाद में लिखा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपने किसी लाइन की इक्वेशन बनानी है तो लाइन की इक्वेशन हमेशा वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन किस में लिखी जाती है, y=2 लिखी जाती है, y=1 जो भी होती है आपकी एक्सप्रेशन, y=-1, y=-2 जो भी है, ठीक है। लेकिन y में लिखी जाएगी हॉरिजॉन्टल की, और वर्टिकल की किस में लिखी जाएगी, वर्टिकल की लिखी जाएगी x में लिखी जाएगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन की x=b में लिखी जाएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन की किस में लिखी जाएगी, y=b में लिखी जाएगी। फिर हमने कहा था लीनियर इक्वेशन दो टाइप्स की होती है, एक 1 वेरिएबल होती है, एक 2 वेरिएबल होती है। 1 वेरिएबल क्या होती है, 1 वेरिएबल आपके पास सिंपल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल बनती है, और 2 वेरिएबल आपके पास स्लैंट और टिल्टेड लाइन बनती है, जो कि आपके पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो हमने ये सारी डिस्कशन करी थी। फिर हमने पॉइंट्स लगाना सीखा था कि पॉइंट्स की प्लॉटिंग किस तरीके से करते हैं। 1/2 लिखा हुआ है तो पहले x 1 पे मार्क होगा और 2 y पे मार्क होगा, मतलब इस तरीके से आप प्लॉटिंग करते हो। प्लॉटिंग करने के बाद आप पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखी थी कि अगर एक्सप्रेशन इक्वेशन दी हुई है तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, ये हो जाएगी y=-2 की इक्वेशन, ये हो जाएगी y=6 की इक्वेशन। तो इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की, ठीक है। ये सारी कहानी हमने डिस्कस करी थी लीनियर इक्वेशंस में। लीनियर इक्वेशन में फिर हमने एक और लास्ट कहानी ये डिस्कस करी थी कि अगर आपके पास y=2x+1 लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको लाइन बनानी है y=2x+1 की, तो आप क्या करोगे, पूरा एक टेबल बनाओगे। उस टेबल में x की 1 2 3 वैल्यू ले लोगे, और अगर 1 2 3 वैल्यू ले रहे हो तो आप उस पर y कैलकुलेट करोगे। एक बार 2x के साथ क्या डालोगे, 1 डालोगे, x की जगह 1 डालोगे, 2 1 से क्या हो जाएगा 2, 2+1, आपके पास y की वैल्यू क्या आई 3, ठीक है। इसी तरीके से आप तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट करोगे। जब आप तीनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लोगे, या फिर आपके पास तीनों वैल्यूज़ गिवन होगी। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये टेबल गिवन होता है, इस पर ना मतलब ये बना देता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। पागल लो वाली बात हो जाती है कि अगर आपको बोल रहे हैं कि आपने ग्राफ पे एक ही लाइन बनानी है, तो आप इतनी सारी लाइन्स बनाकर कैसे चल सकते हो। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, ठीक है। तो यूज़ योर ब्रेन। x पे 1 और y पे 3, तो x1 और y3 का मतलब ये है x पे 1 पे जाके y3 पे पॉइंट प्लॉट करोगे। आपने पहले पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, x2 और y5 पे जाके आप पॉइंट प्लॉट करोगे। x3 और y7, तो x3 और y7 पे जाके आप क्या करोगे, पॉइंट प्लॉट करोगे। जब आपके तीनों पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक लाइन बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सवाल आता है यूज़ योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू of x when y=4। अब y=4, जब y 4 है तो x की वैल्यू ग्राफ पर क्या होगी, तो आप y=4 ग्राफ तक लेके जाओगे, मतलब जो आपने लाइन बनाई है वहाँ तक, और वहाँ से x पे ड्रॉप कर दो, ठीक है। वहाँ से x पे ड्रॉप कर दोगे और आप पता करोगे x की वैल्यू क्या है। सर x की वैल्यू 2 आ रही है, तो आप लिखोगे x=2 when y=4। इसी तरीके से वो ये भी पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y when x=4, तो when x=2 या x=0.5। तो अगर x=0.5 पूछ रहा है तो आप x=0.5 पे जाओगे और बताओगे कि y की वैल्यू क्या आ रही है, सर y की वैल्यू 1 आ रही है। तो आप ग्राफ तक रीड करते हो, ऐसा नहीं है आपको ग्राफ रीड करना नहीं है। तो ग्राफ इस तरीके से रीड करे जाते हैं। तो इसलिए बेटर टू रिवाइंड दिस थिंग एंड लिसन केयरफुली, ठीक है। अगर ये गलती अब मुझे पेपर में दिखी तो मैं सबको कोई पेनल्टी, कोई लेवरेज वगैरह नहीं दूंगा, पेनल्टी के मार्क्स भी चार्ज करूंगा इसमें, ठीक है। क्योंकि 1000 बार पढ़ाने के बाद भी अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो इट्स समथिंग दैट्स योर फॉल्ट। सही। इसके बाद अगर हम बात करें, यह हो गया हमारे पास सेट्स आता है, प्रोबेबिलिटीज़ आता है। इन दोनों पे बात कर लेते हैं, फिर आप लोग की भी छुट्टी, आप लोग भी आराम करें। वर्कशीट्स में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, आंसर्स अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सेट्स में हमने ये देखा था, सेट्स में आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है। ये प्रॉपर सबसेट वाली कहानी आ गई। सेट्स में हमने सबसेट से पहले हमने बात करी थी कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और हमारे पास तीसरी होती है, कौन सी होती है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट नोटेशन फॉर्म होती है। कि अगर आप लिख रहे हो द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 2 3 4 5 है,
ठीक है। तो इसकी आप सेट नोटेशन के से लिखोगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज़ लेसर दैन 5। ठीक है, यू कैन राइट इट के आपका लेसर दैन इक्वल टू 5 है या किस है। तो आप बता सकते हो कि एक्स इज़ द फर्स्ट 5 इंटीजर्स और अ पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो आपके पास वो भी आंसर सही होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब देखो द सेट ऑफ वॉचेस ब्रांड नेम ये डिस्क्रिप्टिव है। अगर मैं इसका टेबुलर बनाऊँ तो वॉचेस के नेम लिख दूंगा, और अगर सेट नोटेशन बनाऊँ तो एक्स इज़ द फर्स्ट, एक्स इज़ द नेम ऑफ द वॉचेस, एक्स इज़ दैट एक्स इज़ द नेम ऑफ द वॉचेस। तो ये मेरे पास आसानी से बन सकता है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी तीनों के बारे में, फिर हमने बात करी थी सबसेट्स के बारे में, थोड़ा सा सेट्स में सबसेट के बारे में बात करी थी। सबसेट क्या चीज़ होती है? सबसेट में ये होता है कि आपके पास अगर एक सेट है ए, ठीक है, और उसके आप बहुत सारे मल्टीपल सबसेट्स बना सकते हो। मल्टीपल सबसेट्स का मतलब ये कि अगर एक सेट ये है तो इसमें से 1 2 भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। ठीक है, 3 4 भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। 1 2 3 भी इसका सबसेट होगा। एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट होगा। तो बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं। हमने एक एग्जांपल भी करी थी कि अगर यहाँ पर ये सारे हैं 1 2 3 पर। अच्छा, सबसेट में एक दो चीज़ें होती है, एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट इज़ डायरेक्टली इक्वल टू द सेट ऑफ द सबसेट। मतलब अगर आपके पास 1 2 3 4 है ना, तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट आप आंखें बंद करके वही 1 2 3 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो इम्प्रॉपर सबसेट इज़ द इक्वल सेट। ठीक है, तो बाकी जो बच जाते हैं वो क्या होता है सर, वो बाकी सारे क्या होता है, प्रॉपर होता है। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने सबसेट बन रहे? आपको पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2n का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ठीक है, कि अगर इफ़ इट इज़ रिटन 1 2 3 4 तो आप 2n का फॉर्मूला मतलब 2n, n का मतलब क्या है कि n का मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है? 4। तो 2 के ऊपर 4 रखेंगे तो 16 आपके सबसेट बनने चाहिए। उसमें 15 क्या होंगे? प्रॉपर होंगे, और एक क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। तो अगर वो पूछ ले कि इम्प्रॉपर सबसेट कितने हैं, तो हर सेट में इम्प्रॉपर सबसेट कितना होता है? एक ही होता है, और बाकी क्या होते हैं? सारे आपके प्रॉपर होते हैं। ठीक है, सबसेट का साइन किस तरीके से होता है? सबसेट का साइन इस तरीके से होता है। ठीक है, सबसेट का साइन ये लगा हुआ होता है। आपने सबसेट इस तरीके से सॉल्व आउट करना है। हाँ, फिर अगर हम बात करें तो हाँ, ये हमने बात करी थी कि अगर प्रॉपर है 63 प्रॉपर है और 1 इम्प्रॉपर है। ये सारी बातें हमने करी थी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इम्प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट का साइन इस तरीके से डिफाइंड होता है, इस तरीके से। ठीक है, अगर आप प्रॉपर सबसेट की बात करो तो प्रॉपर सबसेट इज़ डिफाइंड विद दिस एंड इम्प्रॉपर सबसेट इज़ डिफाइंड विद दिस। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट किससे डिफाइंड है? इससे। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट किससे डिफाइंड है? इससे। ठीक है, नॉट अ सबसेट किससे डिफाइंड है? इससे। और नॉट एन इम्प्रॉपर सबसेट, नॉट अ प्रॉपर सबसेट किससे डिफाइंड है? इससे। मतलब प्रॉपर सबसेट ये है, अगर नहीं होगा तो ये। इम्प्रॉपर सबसेट ये है, अगर नहीं होगा तो राइट। यही सारी चीज़ें हमने कहानी डिस्कस कर ली थी प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में। तो हमने सवाल भी करा था, प्रॉपर सबसेट बनाए थे। ठीक है, इम्प्रॉपर, और एक बार पूरे सबसेट बनाए थे। फिर हमने बात करी थी यूनिवर्सल सबसेट यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में, कि यूनिवर्सल सेट किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या तो यू से या फिर आपके पास ई से। इक्वल सबसेट क्या होते हैं कि अगर इक्वल का मतलब ये है कि अगर 3 6 9 12 लिखा हुआ है तो 3 6 9 12 भी इक्वल होगा। ठीक है, या तो नंबर्स आगे पीछे होंगे लेकिन नंबर सेम होंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि 3 6 9 12 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 8 4 11 और 16। तो ये क्या है तो 4 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही लेकिन डिफरेंट है। तो 4 और 4 अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है तो ये इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? जिसमें कोई कॉमन होता है, और डिसजॉइंट सेट क्या होता है? जिसमें कोई कॉमन नहीं होता। ठीक है, यूनिवर्सल सेट इज़ द यूनिवर्स ऑफ ऑल योर सेट्स। ठीक है, उसमें आपके पास कॉम्प्लीमेंट भी आता है, यूनियन भी आता है, और इंटरसेक्शन भी आता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए को हटा के बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट ये रहा आपके पास गिवन है। ठीक है, और आपको ए ये बताया हुआ है। अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब आपको 1 से लेकर 12 तक में 3 6 9 12 हटा दो, तो आप क्या लिखोगे? 1 2 4 5 7 8 11 बस। तो आपने 3 6 9 12 हटा दिया तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि आप ये 2 4 6 8 10 12 हटा दो तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये होती है आपके पास क्या? ये होती है आपके पास सबसेट की वो कॉम्प्लीमेंट की कहानी होती है। फिर अगर आप बात करो वेन डायग्राम्स की, तो वेन डायग्राम्स भी आपने देखी थी। ठीक है, फिर आती है आपके पास यूनियन और इंटरसेक्शन। अगर आप यूनियन इंटरसेक्शन की बात करें तो ए और बी में यूनियन क्या होगा? यूनियन का मतलब ये होता है कि आप दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दो। दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना। तो 2 3 4 5 6 7 6 दो बार आ रहा है सर, तो एक ही बार लिखूँगा, 2 बार एक ही बार लिखूँगा। 7 तो नहीं है तो 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या कहलाएंगे? यूनियन कहलाएंगे। यूनियन का मतलब होता है एक साथ सारे। ठीक है, यूनियन में अगर शेडिंग करनी है तो यूनियन में शेडिंग भी कैसे होगी? वेन डायग्राम में ये पूरे में शेड हो जाएगा। ठीक है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट में शेड करना है तो ए को हटा के बाकी हर जगह शेड कर दोगे। बी कॉम्प्लीमेंट में शेड करना है तो बी को हटा के बाकी हर जगह शेड कर दो।
ए में शेड करना तो ए पूरा शेड हो जाएगा, बी में शेड करना तो बी पूरा शेड हो जाएगा। एक और चीज़ होती है आपके पास, क्या होती है, एक और चीज़ होती है आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में कोई चीज़ कॉमन, तो यहाँ पर 6 कॉमन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 12 कॉमन आ रहा है, कोई और चीज़ कॉमन है नहीं, तो आप क्या कहेंगे 6 और 12 इज़ माई कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट से अगर आपको शेडिंग करनी है तो आप 6 और 12 की बीच वाले रीजन में आप क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सेट्स की शेडिंग बन जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये इस सेट की कहानी बनती है, कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल, यूनियन और इंटरसेक्शन। वेन डायग्राम भी हमने समझ ली, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट टॉपिक। प्रोबेबिलिटी में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। प्रोबेबिलिटी में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको फेवरेबल आउटकम ऊपर लिखने पड़ते हैं और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे लिखने पड़ते हैं। कि अगर एक क्लास में 16 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और 16 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है, उसमें से 24 बॉयज़ हैं, तो आपको बताना है गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 16 को डिवाइड कर दो गर्ल्स से, नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास फेवरेबल आउटकम आ जाएगी। फिर हमने प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा था। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये है कि अगर एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट आपको बता रहे हैं कि टायर पंचर होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 0.05 है, तो टायर ना पंचर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से 0.05 को माइनस कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 0, कैन नेवर बी लेसर देन, कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 एंड कैन नेवर बी लेसर देन 0, ठीक है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 के बीच में लाई कर रही होती है, तो आप इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकते। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपका ओरिजिनल इवेंट है, फॉर एग्जांपल कार का टायर पंचर होना, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, कार का टायर पंचर ना होना। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे आती है, 1 में से ओरिजिनल इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस करते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। अच्छा, अब बस यहाँ पर हमारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें ख़त्म होती है, बट आई स्टिल वांट यू ऑल टू जस्ट रिकॉल द वीडियो, जस्ट रिकॉल एवरीथिंग, ठीक है। आपने जो जो चीज़ें करी है, जो जिस चीज़ें करी नहीं है, ठीक है, रीग्रुपिंग को ज़रा अच्छे तरीके से देख लेना, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जो एक चीज़ थी जो मुझे लगा कि हमने उस वक्त क्लास में नहीं करी है और अभी मैंने करा दी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली उसके कुछ क्वेश्चन आ भी जाए तो आप लोग स्टक ना हो, आप लोग कर सकें, ठीक है। माई विशेज़ आर विद यू ऑल गाइज, ठीक है। यू ऑल विल एस इन योर एग्जाम्स, जस्ट डू योर बेस्ट, गिव योर 100%, then wait for the result. अल्लाह गिव टू यू, ठीक है। बिलीव इन अल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने सब अच्छा ही करना है, ठीक है। बट आप लोग अपनी तरफ से 100% दे के आइएगा, तो फिर अल्लाह पाक भी साथ देते हैं। अगर हम अपनी तरफ से 100% नहीं देंगे तो देन दिस ऑल विल नो लॉन्गर बी एनी यूज़फुल थिंग, ठीक है। तो टिल देन सी यू, अल्लाह हाफ़िज़। थोड़ी सी वीडियो प्रोलॉन्ग है, मुझे पता है, थोड़ा सा, इसीलिए आप लोग 2x पे देख सकते हो, अगर 2x पे देखने का मूड है, ठीक है, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है तो दैट्स गुड इनफ, ठीक है, सही, ओके। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।